गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर जो था हमारा वो था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसमें से रिटायरमेंट का हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये दोनों ही केस ऐसे हैं जिसमें पार्टनरशिप में से एक पार्टनर चला जाता है। ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर किसको मिलेगा? जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, जो बच गए पार्टनर्स, उनको मिलेगा। अगर वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है, इट मीन्स रिटायरमेंट, अगर वो छोड़ के जा रहा है तो भी उसका शेयर किसी और को मिलेगा, या फिर अगर उसकी डेथ हो गई है तो भी उसका शेयर किसी और को मिलेगा। ठीक है, तो रिटायरमेंट का हम कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर में जो पेमेंट की जाएगी, बाकी क्वेश्चन से ही वहाँ होगा आपका, जैसे आप अब तक करते आए हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा आपका, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनेगा, सब कुछ बनेगा, पर जो पेमेंट करने का तरीका है वो अलग हो जाएगा। उसमें हम किसको पेमेंट कर रहे थे? जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसको, या तो कैश में या फिर लोन में। इसमें क्या करेंगे? डेथ हो गई उस पार्टनर को तो मिलेगा नहीं, तो किसको मिलेगा? द अमाउंट पेबल टू हिम इज़ टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके जाने के बाद जो उसका लीगल होता है आपका लॉ के अकॉर्डिंग, जो उसने अपने जिसका नाम लिखा हुआ है वही होगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसको क्या मिलेगा? जितना भी, मान लो एक फादर है, उसने अपने बेटे का नाम लिख दिया या फिर वाइफ का नाम लिख दिया, तो उसकी डेथ के बाद जो भी पैसा है उसके बेटे को या उसकी वाइफ को ही मिलेगा, और कोई नहीं ले सकता वो, तो होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब उसको अमाउंट कौन कौन सा मिलेगा वो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो अमाउंट मिलेगा उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल की एक क्रेडिट साइड होगी, एक डेबिट साइड होगी। क्रेडिट साइड में जो चीज़ें आएंगी उनको लिख लेंगे, डेबिट साइड में जो चीज़ें आएंगी उनको लिख लेंगे, दोनों की एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसको हम पहले क्या करते थे? लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, पर अब क्या करेंगे? उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किस में? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर कौन होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं, उसके खाते में वो पैसे चले जाएंगे। अब देखो, कैपिटल की क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जो इसका कैपिटल बैलेंस है वो। ही शेयर ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल से जो उसका शेयर था, गुडविल में जो उसका शेयर था, तो जब वो गया तो उसका शेयर से क्या हुआ? औरों को शेयर मिल गया, दूसरों ने क्या किया? उसको पैसा दिया गुडविल का। ठीक है, तो पैसा जो उसको मिला उससे क्या हुई? उसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो ये भी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। ये वो चीज़ें जो क्रेडिट साइड में आएंगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अगर नहीं मेंशन तो हम ये नहीं देंगे। अगर होता, इफ़ प्रोवाइडेड, अगर मेंशन है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। ठीक है, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड टोटल करेंगे। अगर तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो प्रॉफिट होगा वो किस में बटेगा? ऑल पार्टनर्स में, सब में। तो जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसको भी क्या मिलेगा? उसके हिस्से का प्रॉफिट। हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व। पहले जो हम करते थे, रिजर्व था, ओल्ड रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है, लॉस है, उसको क्या बांटते थे? जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं सब में बांट देते थे। तो अब क्या करेंगे? पुराने में तो आपका ये पार्टनर भी तो इंक्लूडेड है जिसकी डेथ हो गई है, तो हम इसको भी क्या देंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोई ऐसा प्रॉफिट जो बटा नहीं था वो, और कोई रिज़र्व अगर है आपके बैलेंस शीट में तो वो। ये दोनों चीज़ें आ गई। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अब मान लो 31 मार्च 2010 को एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, नहीं सॉरी, अकाउंट क्लोज होते हैं, और उसकी डेथ हो रही है जुलाई में, तो बीच के 3 महीने 4 महीने भी तो उसने कुछ कमाया है, तो हम क्या करेंगे? जो बीच के 4 महीने उतने का भी प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसका शेयर निकाल के उसको देंगे। ठीक है, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ से लेकर जिस डेट को उसकी डेथ हुई है वहाँ तक का जो भी प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करेंगे, उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे और फिर वो उसको पे करेंगे। फिर है अमाउंट विच आर डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ऐसा अमाउंट जो उसके डेबिट साइड में आता है। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं नॉर्मली उसी तरीके से, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आता है ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, अगर कोई लॉस है तो वो भी कहाँ आता है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी बटेगा। ठीक है, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आती है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस से क्या होगी, कैपिटल कम होगी, तो वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये भी लॉस ही होता है। ठीक है, तो ये जो लॉस है ये कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। हिज शेयर ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर उसकी शेयर की वजह से वैल्यू ऑफ गुडविल कम हो गई, ठीक है, जनरली तो होता है ये वाला केस आपका इंक्रीज वाले, पर इन केस अगर कोई रीज़न हुआ उससे अगर वैल्यू ऑफ गुडविल डिक्रीज हो गई तो वो भी कहेंगे डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है ऑल अबव एडजस्टमेंट्स आर मेड इन कैपिटल अकाउंट एंड देन द बैलेंस इज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे कैपिटल में, डेबिट का टोटल कर लेंगे, ऑलवेज यही होगा कि आपकी डेबिट साइड कम होंगी, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्रेडिट में से डेबिट लेस करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है, ये जो बैलेंस है, जो भी बैलेंस बचता है, जो भी अमाउंट बचता है, उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर कौन है, ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, इसके खाते में ये पैसे चले जाएंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव गेट्स इंटरेस्ट एट द रेट 6% ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ पेमेंट। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा। किस चीज़ पे, मान लो एक पर्सन जो है उसकी डेथ होती है 1 जून को, ठीक है, और उसको पेमेंट कर रहे हो आप अक्टूबर में, तो बीच के जो 3-4 महीने हैं उस पर क्या करोगे आप, इंटरेस्ट मिलेगा। आपने देने तो उसको जब उसकी डेथ हुई उस टाइम पेमेंट थी, पर आपने उसकी पेमेंट तब ना करके अक्टूबर में की है, तो बीच का जो टाइम पीरियड है वो पैसा कौन यूज़ कर रहा है, फर्म यूज़ कर रही है। फर्म यूज़ कर रही है तो फर्म क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट देगी 6%। ठीक है, या तो ये होगा या फिर क्या होगा, और द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज़ अर्नड बाय फर्म विद अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर। पार्टनर की डेथ होने के बाद जो वो फर्म का प्रॉफिट था, मान लो उसको हमने 1 लाख रुपए देने थे, जिसकी डेथ हुई है, उस डेथ वाले को अगर हम 1 लाख रुपए देने थे पार्टनर को, अब वो पेमेंट हमने अभी नहीं करी, उसकी 3-4 महीने नहीं की, तो उस 1 लाख से जो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उसमें से भी हम क्या करेंगे, उसको उसका हिस्सा देंगे, या तो ये करेंगे या फिर उसको 6% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है इसको कैलकुलेट किस तरीके से करोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में इस चैप्टर में जो चीज़ आती है वो ज़्यादातर ये वाली आती है। ठीक है, कि अगर आपका डिजीज़्ड पार्टनर है तो उसको कौन कौन सा अमाउंट दिया जाएगा, जो हमने डेबिट और क्रेडिट में किया था, और सेकंड उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, वो वाला। तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसकी थ्योरी पोर्शन लिखोगे, एक न्यूमेरिकल लिख दोगे, फिर एक ये करोगे, फिर एक एग्जाम्पल के लिए न्यूमेरिकल कर दोगे, तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से करना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है, ये है 2 तरीके से कर सकते हैं कैलकुलेशन प्रॉफिट का। एक तो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, समय के अनुसार, ऑन टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस। टर्नओवर होता है कोई चीज़ कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं टर्नओवर। तो कोई गुड्स बनी है उसकी जब सेल होगी तभी तो कैश में कन्वर्ट होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। ऑन टाइम बेसिस का मतलब है, इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स एंड द टाइम फॉर विच ही रिमेन्ड ए पार्टनर ड्यूरिंग द करंट ईयर। इसमें हम क्या लेते हैं, जितना आपने पिछले सालों में प्रॉफिट कमाया, 4 साल या 5 साल, उनको लेते हैं, और साथ में क्या लेंगे, उसका जो प्रॉफिट है जब तक वो पार्टनर रहा है फॉर्म में तब तक का जो भी प्रॉफिट है वो भी लेंगे, दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट वी शैल कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। इससे क्या करेंगे, इन सबको लेके इनका हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज से क्या निकाल लेंगे, हम ये निकाल लेते हैं प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट क्या होगा इस बार का,
ठीक है, जितने भी महीने वो जिया है उतने का क्या प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसका शेयर कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। ये क्वेश्चन है, इसको मैं आपको यहीं समझा रही हूँ। ठीक है, ABC हैं 3 पार्टनर्स इन ए फर्म हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st ईच ईयर। आपके जो है इसकी बुक्स क्लोज होती थी 31 मार्च को हर साल। A डाइड ऑन 30th जून 2009। जो ये A पार्टनर है इसकी डेथ होगी 30 जून को 2009 में। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें ईयर ध्यान रखना है। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड। जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल की प्रॉफिट लेके उससे हम क्या करेंगे, इसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालेंगे। देखो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट कितने हैं, 2005 से शुरू किए 14,000, 18,000, 16,000 माइनस 10,000 क्योंकि लॉस है, और 2009 में 16,000। ठीक है, 2009 में 16,000 हैं, तो इससे क्या होगा, आप एक चीज़ देखना, ये 2009 जो है ये 31 मार्च को क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये प्रॉफिट है आपका 31 मार्च तक के, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और किसके बेस पे, इन 5 सालों के बेस पे। ठीक है, सारे ले लिए हमने, ऐड किया, टोटल आया 54। सबको ऐड कर लो, ये एक लेस होगा तो इसको लेस कर दिया, 54 आया। इसका हमने क्या निकाला, एवरेज निकाल लिया, 54,000 डिवाइड बाय 5 क्योंकि 5 साल का था। एवरेज आया आपका 10,800। ठीक है, 10,800 है, और जून तक का कैलकुलेट करना है, इसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो हमने कितने महीने यूज़ किए इसको, अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने यूज़ हुआ है। प्रॉफिट कितना है एवरेज, 10,800। इसका हम क्या निकालेंगे, 3/12, क्योंकि इसकी डेट 30 जून को हुई है। तो ये जो है हम 3 महीने का निकाल लेंगे, किसके बेस पे, हमेशा एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 2700, 2700 आ गया। ये 2700 जो प्रॉफिट है ये 3 महीने का है और तीनों पार्टनर्स का है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जो पार्टनर आपका डेथ हुई है उसका शेयर निकालना है। तो इसका शेयर इन्होंने कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में, तो हम क्या मानते हैं, इक्वल पार्टनर है। इक्वल निकालने के लिए 1/3, तो ये हो गया हमारा 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये क्या हुआ इसका, ये है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें जर्नल एंट्री करके दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों है, ये सस्पेंस इसलिए है क्योंकि 5 साल के हमने पिछले प्रॉफिट लिए हैं, इस साल का प्रॉफिट इसमें है नहीं, हमने इसके बेस पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, कैलकुलेट किया है, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट तो है ही नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो इसलिए इसको हमने क्या लिखा, सस्पेंस लिखा है, क्योंकि ये एक्चुअली कितना है हमें नहीं पता, हमने एक एस्टिमेट लिया है, तो इसको हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, एंड टू एज कैपिटल, ये प्रॉफिट किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिस था ये क्या था, ऑन द टाइम बेसिस, टाइम के अनुसार जो आपके एवरेज पिछले साल के प्रॉफिट्स हैं उनको आप ऐड कर लोगे, उसका एवरेज निकालोगे, एवरेज के बेस पे आप क्या करोगे, जो जितने मंथ्स का वो रहा है आपकी फर्म में उसका शेयर निकालोगे, और फिर जो आया उसमें उसका हिस्सा निकाल के जर्नल एंट्री करनी। ये हो गया ऑन द टाइम बेसिस। नेक्स्ट है आपका ऑन द टर्नओवर बेसिस। इसमें क्या होगा, टर्नओवर बेसिस और सेल्स बेसिस। इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर। इसमें तो हम सिर्फ प्रॉफिट ले रहे थे, इसमें हम क्या लेंगे, पिछले साल का, उसमें जैसे 5 या 4 साल का जो भी प्रॉफिट आ रहा था, इसमें सिर्फ पिछले 1 साल का आएगा। ठीक है, पिछले साल का जो आपका प्रॉफिट है और पिछले साल की जो आपकी सेल्स है उसके बेस पे आप क्या निकालोगे, आपको इस साल की सेल्स भी दी हुई होगी और उसके बेस पे आप क्या निकालोगे, इस साल का प्रॉफिट। इन दिस मैथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट एंड द टोटल सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल की सेल्स और प्रॉफिट लेंगे। देयर आफ्टर
द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज़ एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ लास्ट ईयर एंड द सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। क्या बोल रहा है कि जो आपका पिछले साल का सेल्स और प्रॉफिट था वो ले लेंगे, इस साल की जो सेल्स है जब तक उसकी डेथ हुई उस टाइम तक जो सेल्स है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। ABC 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1 का। सी डाइज, सी का शेयर कितना है 1/6। ठीक है, सी की डेथ हो गई 30 जून को 2011 में। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। सेल दे रखी है आपकी 31 मार्च 2011 को, इसकी डेथ हुई उससे पिछले साल जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तब सेल्स कितनी है आपकी 6 लाख की। ठीक है, और उसके बाद 1 अप्रैल 2011 से 30 जून 2011 तक, जब तक ये नेक्स्ट ईयर जो करंट ईयर है उस ईयर में जब तक इसकी डेथ हुई उससे पहले का टाइम जो सेल हुई वो हुई 2,40,000 की। ठीक है, और पिछले साल के प्रॉफिट दे रखे हैं ये, मतलब ये 6 लाख जो सेल है ये पिछले साल की है, ये 30,000 जो प्रॉफिट है ये पिछले साल के हैं, और ये जो आपके 2,40,000 के प्रॉफिट्स हैं सॉरी सेल है ये कब की है, जितने टाइम ये जिया है, जितने टाइम ये पार्टनर रहा है फर्म का। ठीक है, 3 महीने। तो अब देखो, अगर सेल है आपकी 6 लाख तो आपके प्रॉफिट होंगे 30,000। ठीक है, अगर सेल हुई आपकी 2,40,000 तो आपके प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे 3,30,000 डिवाइड बाय 6 लाख। अगर हम इतना सिर्फ ये पोर्शन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 की। ठीक है, और ये 1 जो आया अगर इसको हम 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साल का प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 12,000। ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार। पिछले साल का सेल है आपके पास 6 लाख की, पिछले साल के प्रॉफिट है आपके पास 30,000 की। अगर आप 6 लाख की सेल करते हो तो 30,000 प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, अगर इसी के हिसाब से अगर 2,40,000 की सेल करोगे तो कितना प्रॉफिट कमाओगे, तो 30,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 240 12,000 प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कब से कब तक का है, 1 अप्रैल 2011 से लेकर 30 जून 2011 तक का है। अब ये जो 12,000 प्रॉफिट है इसमें इसका हिस्सा कितना है सी का, इसका 1/6 1/6 कर देंगे तो इसका सी का शेयर आया हमारा 2,000। ठीक है, तो ये जो है मेथड ये है ऑन द टर्नओवर और सेल्स बेसिस, इसमें प्रॉफिट भी है आपकी टर्नओवर या फिर सेल्स भी है, और जो पहले मेथड था वो सिर्फ प्रॉफिट बेसिस पे था। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इससे रिलेटेड। बैलेंस शीट दे रखी है आपको सुधा, रहीम एंड कार्तिक की, हु आर टेकिंग शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:4 इनका रेशियो दे रखा है। ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में देखो एक तो जनरल रिजर्व है जो बटेगा, बीपी का हमें कुछ नहीं करना, लोन का कुछ नहीं करना, इनकी कैपिटल दे रखी है ये आएगा। कैश का भी कुछ नहीं है, स्टॉक का नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, लैंड बिल्डिंग नहीं है, और सुधा का लोन है। ठीक है, सुधा डाइड, सुधा की डेथ हो गई तो ये सुधा का लोन का भी ट्रीटमेंट करा जाएगा। ऑन जून 30 जून 2012 को क्या हुई, सुधा की डेथ हो गई। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर की डेथ पे जो जो चीज़ें होंगी वो ये है। गुडविल है ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2 years परचेज के हिसाब से आप क्या निकालोगे, गुडविल। ये देखो ये पॉइंट है, एवरेज प्रॉफिट दे रखी है पिछले 3 साल के 42,000। ठीक है, इसको हम सीधा सीधा 2 से एवरेज निकाल के दे रखा है, तीनों साल के जो प्रॉफिट है उनको जोड़ के डिवाइड बाय 3 करके ऑलरेडी करके दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 2 years परचेज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी गुडविल। एक तो चीज़ ये हो गई, और फिर हम इसका शेयर निकाल लेंगे जिसकी डेथ हुई है। एक तो हो गया ये पॉइंट गुडविल का। सेकेंड पॉइंट क्या है, सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेथ और डेट ऑफ हर डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, जो हमने अभी किया सेल्स के बेसिस पे। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंटेड रुपीज़, मतलब पिछले साल की जो हमारी सेल है वो है 4 लाख की। ठीक है, और इन 3 महीने जिस साल इसकी डेथ हुई है उन 3 महीने में सेल कितनी है 1.5 लाख की, और प्रॉफिट कितने हैं पिछले साल के 1 लाख के। ठीक है,
इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे और इसका हिस्सा निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट छोड़ दो। अब इसका हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाना है कि इसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, इसका बनाना है हमें सुधास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 56 है। सुधास कैपिटल अकाउंट। सबसे पहली चीज़ जो इसकी कैपिटल बैलेंस है बैलेंस शीट में, आपको वो लेना है बाय बैलेंस बीडी 60,000, ठीक है। इसके बाद जनरल रिज़र्व दे रखे हैं क्वेश्चन में, बुक में आपकी अकाउंट्स में दे रखे हैं। अकाउंट्स में देने का मतलब बैलेंस शीट में दे रखे हैं। जनरल रिज़र्व है हमारे पास 10,000 के, ठीक है, 10,000 की जनरल रिज़र्व है। और इसका शेयर कितना है, सुधा की का शेयर है हमारा, रेशियो दे रखा है 3 और 4। ये सुधा का है, ये रहीम का है, ये कार्तिक है। तो इसका शेयर कितना है 3/10, 3,000 हो गया। तो इसका रिज़र्व कितना मिलेगा 3,000। ये जो हम कैपिटल अकाउंट है सिर्फ इसका बना रहे हैं क्योंकि हमें पेमेंट इसको करनी है, तो हमें बाकियों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो गुडविल का कंसेप्ट कैसे होएगा। गुडविल के लिए आपको क्या करना है, पहले इसका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 42, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल 42 दे रखी है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 2, तो 84,000 आ गया। 84,000 में इसका खुद, ये तो जो गुडविल हुई है किसकी, पूरी फर्म की, ठीक है। अब इसमें इसका शेयर कितना है 3/10, तो गुडविल आई 25,200, ठीक है। 25,200 आपकी गुडविल आ गई। अब ये गुडविल कैसे बटेगी आपकी, आपके जो पार्टनर्स थे उनके गेनिंग रेशो में। हमें न्यू रेशो कुछ नहीं बता रखा, गेनिंग नहीं बता रखा, तो जो इनका पार्ट बचा 3 और 4, क्योंकि 3, 3, 4 था, ये चलेगी, तो 3, 4 जो हो गया ये क्या हो गया हमारा गेनिंग रेशो। तो हम क्या करेंगे 25,200 को 3 और 4 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये पैसा 25,200 को किससे मिलेगा, रहीम से और कार्तिक से। रहीम से तो मिलेगा 3/7 हिस्सा 25,200 का, और कार्तिक से मिलेगा 4/7 हिस्सा, ठीक है। बाय रहीम्स कैपिटल 25,200 का 3/7, यह आएगा 10,800। ऐसे ही हम निकालेंगे बाय कार्तिक्स कैपिटल 25,200 का 4/7, यह आएगा 14,400, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इसकी कैपिटल है 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6%, 6/100, ठीक है। और कितने महीने यूज़ हुई है ये कैपिटल, अप्रैल, मई और जून। इस साल का तो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस साल ये 3 महीने यूज़ हुई है कैपिटल, तो इसका 3/12, तो ये हमारे पास आएगा 900 रुपये क्रॉस करके सारा। तो इधर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900 रुपये आ गया। एक चीज़ जो बची है, पिछले साल के सेल और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इस साल का प्रॉफिट निकालना है। तो पिछले साल की जो सेल है वो है हमारी 4 लाख की। 4 लाख की सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है 1 लाख का, ठीक है। अगर हमारी सेल्स है 1.5 लाख, ये है सेल्स और यहाँ हो रहा है प्रॉफिट। अगर हमारी सेल है 1.5 लाख की तो ये कैसे हो जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 1.5 लाख। तो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 37,500, ठीक है। 37,500 आ गया। अब ये जो 37,500 है
ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट होगा, कितने महीने का, 3 महीने का। हमें किसका शेयर निकालना है, सुधा का, तो 3/10 निकाल लेंगे तो हमारे पास इसका शेयर आएगा 11,250। और एंट्री क्या की थी हमने, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल। ये 11,250 किस नाम से आएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, 11,250 ये हो गया। अब जो क्वेश्चन में था वो था सुधा का एक लोन था, सुधा ने फर्म से लोन ले रखा था, तो वो किस साइड आएगा, इसकी डेबिट साइड आएगा। ठीक है, 10,000 का, और कुछ नहीं बता रखा। इस साइड का टोटल करेंगे, यह आएगा हमारे पास 1,350। 1,350 में से 10,000 लेस कर दो तो बाकी जाएगा टू सुधास एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, 90,350। तो ये आ गया 1,350। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।